हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। साथ ही यूपीपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं आपकी कराई जा रही हैं, जिसमें बीईओ, आरओ, एलटी ग्रेड, इन परीक्षाओं की तैयारी जब आप करते हैं तो आप देखते हैं कि यूपीपीएससी ने एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज कर दिया है। ठीक उसी पैटर्न पर आधारित हमने आपके लिए जो अपना डेली पीडीएफ या डेली नोट्स प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें जुड़कर आप अपने टॉपिक वाइज जो भी सब्जेक्ट इन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उनकी तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। यूपीपीएससी की इन सभी परीक्षाओं के लिए ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे और इससे आपका अध्ययन का तरीका ही बदल जाएगा सारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं एडम स्मिथ का, या एडम स्मिथ के बारे में हमें जानना आवश्यक होता है। तो एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ एक ब्रिटिश दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे। उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई जो हमारी परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और विषय के लिए भी। इनमें एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये 1776 में ये किताब एडम स्मिथ ने लिखी। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स 1759 में लिखी गई थी। अगर आप देखेंगे द वेल्थ ऑफ नेशन किताब पर आधारित कई बार प्रश्न पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। और अर्थशास्त्र को लेकर इनका एक कथन भी है, अर्थशास्त्र धन या संपत्ति का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अब इनके द्वारा कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं। इन सिद्धांतों की परीक्षा में पूछा जा चुका है। एडम स्मिथ के द्वारा करारोपण के सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, कैनन ऑफ द टैक्सेशन, ये सिद्धांत किसने दिए अगर आपसे पूछा है तो एडम स्मिथ ने दिए। इसमें मूलतः आपको 4 सिद्धांत नजर आते हैं। एक सिद्धांत है समानता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत और अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। ये चारों सिद्धांत ये कैनन ऑफ टैक्सोनॉमी में करारोपण के सिद्धांत के अंतर्गत शामिल हैं। अब देखो, एडम स्मिथ से संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो कैसे बनेगा। एडम स्मिथ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का जो है आपको सही उत्तर का आपको चयन करना है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। यह बात बिल्कुल ठीक है। एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन नाम की एक पुस्तक वर्ष 1776 में लिखी गई थी। यह बात भी ठीक है। एडम स्मिथ के द्वारा 4 महत्वपूर्ण करारोपण के सिद्धांत या कैनन ऑफ टैक्सेशन ये दिए गए, बात भी ठीक है। एडम स्मिथ ने बाजार मूल्य तंत्र को अदृश्य हाथ के रूप में मान्यता दी थी। ये चारों कथन ठीक है। तो एडम स्मिथ से जो भी कथन बन सकते हैं वो यहां पर कवर अप कर लिए। तो इन्हीं में से आपको जो है क्वेश्चन में से कोई सा भी एक कथन मिल जाएगा या एक साथ मिल सकते हैं अगर एडम स्मिथ से सवाल पूछा जाएगा। अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ और भी किताबें हैं, जैसे द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस किताब के लेखक हैं अल्फ्रेड मार्शल। ऐसे ही नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इसको रॉबिन्स ने लिखा है। और द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, ये लिखी है जेएम कीन्स के द्वारा। अब देखो यहां से वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बना। अर्थव्यवस्था का जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहेंगे, तो ये है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ हम अभी देख भी चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स शीर्षक वाली किताब के लेखक कौन है, तो प्रीवियस ईयर में किताब पूछी गई है, अल्फ्रेड मार्शल। इसका सही उत्तर। इसका आप जो है पीडीएफ आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम देखिए, अब हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, 2 टर्म हमें सुनने को मिलती हैं। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी कहते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है। पहले यदि मैं अर्थशास्त्र की बात करूं, पहले अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का मतलब होता है किसी क्षेत्र में या किसी देश में जब हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उनका विनिमय वितरण आदि करते हैं, तो इन सबको करने के लिए कुछ नियमों की हमें आवश्यकता होती है, कुछ रूल्स की हमें आवश्यकता होती है। तो ऐसे नियम, ऐसे ही प्रावधान या ऐसे रूल्स जो हमारे वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, विनिमय आदि से संबंधित होते हैं, उनको जिस ग्रंथ में या जिस पुस्तक में समाहित किया गया है
या जिस क्षेत्र में इनको रखा गया है उसी को अर्थशास्त्र नाम दिया जाता है। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी देश या राज्य की आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए अपनाए जाने वाले नियम और सिद्धांतों का वर्णन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित जो नियम और सिद्धांत है उनका वर्णन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक, अब इसको सिंपल डेफिनेशन में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अब आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? जब भी हम वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन करेंगे, उनको बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, उनका उपभोग करेंगे, उनका विनिमय करेंगे, उनका वितरण करेंगे, मौद्रिक लेन देन आदि करेंगे, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, आर्थिक गतिविधियां हैं। इन सब गतिविधियों का अध्ययन ही आपको इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करना होता है। तो यहां पर अगर आर्थिक क्रियाएं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको समझनी हो तो 4 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। उत्पादन, किसी वस्तु को बनाना, निर्माण करना, तो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना, सृजन करना या उनको बनाना या क्रिएट करना। फिर उपभोग या कंजम्पशन, जो वस्तुएं बनी हैं, ठीक है, उनका उपयोग करना जीवन में, ठीक है। तीसरा है एक्सचेंज, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, खरीदना और बेचना। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, वस्तुओं और सेवाओं को नागरिक तक पहुंचाना। ये 4 महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, एक्टिविटीज होती हैं। चलिए, यहां तक बात हो गई। अब बात करेंगे अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है? अब देखो, जो भी नियम सिद्धांत अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं किसी वस्तु, किसी सेवा के उत्पादन से संबंधित, ऐसे इन नियमों को यदि हम किसी क्षेत्र पर लागू कर देते हैं, ठीक, अर्थशास्त्र के नियमों को और सिद्धांतों का प्रयोग करके हम यदि किसी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने लगते हैं या आर्थिक क्रियाएं करने लगते हैं, तो उस क्षेत्र की जो व्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो अर्थव्यवस्था जो है वो किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर हम हमारे भारत में, जैसे ये भारत, हम भारत के क्षेत्र के अंतर्गत यदि किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, उन वस्तुओं और सेवाओं को उपयोग में ला रहे हैं, उनका क्रय विक्रय कर रहे हैं, नागरिक तक पहुंचा रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं भारत के क्षेत्र के अंतर्गत हो रही हैं, तो इसको अर्थव्यवस्था कहेंगे। लेकिन ये किस क्षेत्र में हो रही है? भारत के क्षेत्र में, तो इसको कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। यही चीजें उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत होंगी तो उसको कहेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। अमेरिका के अंतर्गत होंगी तो उसको किसी क्षेत्र या अमेरिका के क्षेत्र में किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन होगा तो वो उसके किसके अंतर्गत आएगी? अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगी ये। तो यहां पर देखिए, यहां पर नागरिकों का अधिकतम सामाजिक और आर्थिक कल्याण इसमें सुनिश्चित किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से किया जाएगा कि अधिकतम सामाजिक आर्थिक कल्याण हो सके। अर्थात अर्थशास्त्र मुख्य रूप से ये अध्ययन करता है कि व्यक्तियों और समाज की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनका आवंटन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। तो अर्थशास्त्र मेनली किसका अध्ययन है? जो संसाधनों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा, इसी का अध्ययन अर्थशास्त्र में है। अब इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया, अर्थशास्त्र मुख्यतः किसका अध्ययन है? तो अर्थशास्त्र मुख्यतः किसका अध्ययन है? पर्यावरण संबंधी मुद्दे नहीं, संसाधन आवंटन की ये बात करता है, ठीक है, संसाधन आवंटन की बात करता है। चलिए, अब देखिए संसाधन क्या होते हैं, यहाँ से हम देख लेंगे। तो संसाधन वे सारी वस्तुएं होंगी जो एक इंसान के लिए, एक मानव के लिए उपयोगी हैं। जो भी हम डेली लाइफ में चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए जो भी उपयोगी है वो सब संसाधन है, वो सब रिसोर्सेज है। तो जैसे प्राकृतिक संसाधनों में अगर हम देखें वन उत्पाद, फसलें, मछली, वन्यजीव आदि। तो मानव निर्मित संसाधन जैसे मशीन है, तकनीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर फोकस्ड होती है? वो एक तरीके से संसाधनों पर ही बेस्ड होती है। तो संसाधनों का प्रयोग करके ही हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। जुड़ गया इससे, ठीक है। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हम संसाधनों का प्रयोग करके ही करते हैं। आगे चलते हैं। उत्पादन, जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, ठीक, प्रोडक्शन करते हैं, तो उस देश की अर्थव्यवस्था में 4 महत्वपूर्ण संसाधन हम प्रयोग में लेते हैं। कौन कौन से? जैसे भूमि, लैंड का इस्तेमाल करते हैं, लेबर में श्रम का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल, पूंजी, उद्यमशीलता आदि। जब किसी वस्तु का निर्माण आप करेंगे, किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे, तो उसके लिए कोई क्षेत्र आपको चाहिए ही। वहाँ पर आपको फैक्ट्री सेटअप करनी है या कुछ इकाई या उद्योग इकाई वहाँ पर लगानी है, तो आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। और फिर जब उस
किसी वस्तु का उत्पादन आप करेंगे तो वहाँ उत्पादन कार्य को करने में भी आपको कुछ लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी, लेबर या श्रम इसमें कहेंगे। वहाँ पर इंस्टॉल जब आप करेंगे तो वहाँ पर पूंजी मतलब पैसा लागत भी लगेगी, उसमें मशीनरी भी आएगी, तो इसमें पूंजी और पूंजी में आ जाएगा दोनों। उद्यमशीलता ये एक तरीके से विल पावर होती है, ठीक है, कि उत्पादन करने की। ठीक, तो ये 4 महत्वपूर्ण कारक हैं। इस पर प्रश्न आया, देखिए वैसे 4 स्तंभ है, याद रखिएगा आपको, लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है कि उत्पादन के 3 स्तंभ क्या है। 3 का नाम पूछ लिया इसमें है, टोटल 4, चारों को याद रखना है और चारों के नाम से भी प्रश्न आया हुआ है। भूमि, बाजार, श्रम, इसमें बाजार नहीं शामिल है। भूमि, श्रम, पूंजी, तो इसमें यही वाला है। बाजार इसमें नहीं है, बाजार इसमें नहीं, तो एलिमिनेट ही कर देंगे। आगे बात करते हैं, देखिए उत्पादन के साधन वे संसाधन हैं जिनका उपयोग लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने के लिए करते हैं। वे अर्थव्यवस्था के निर्माण खंड हैं। अर्थशास्त्री उत्पादन के कारकों को 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता कहिए, उद्यमशीलता कहिए, एंटरप्रेन्योरशिप कहिए। ठीक है, उत्पादन का पहला कारक बड़ा महत्वपूर्ण कारक है भूमि, लेकिन इसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई भी प्राकृतिक संसाधन शामिल है। ठीक है, इस पे एक और प्रश्न हम करते हैं, उत्पादन के प्राथमिक कारक इनमें से कौन से हैं। उत्पादन के प्राथमिक कारक ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो भूमि, भूमि के साथ श्रम। ठीक है, भूमि के साथ श्रम। अभी इसको इस तरह से कर लीजिए, कौन से उत्पादन के कारक है, इनमें से आपको ऐसे भी चूज करने के लिए बोल सकता है, भूमि है, श्रम है, भौतिक पूंजी है। ठीक है, 3 हो जाएंगे, तो पूंजी हमने देखा था, तीनों इसमें ठीक रहेंगे। तो किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप जब देखते हैं तो प्राकृतिक जो संसाधन है, जो संसाधन होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। ठीक है, सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र में जो संसाधन है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है कोई भी चीज़ हमारे पास में हमेशा चलती रहेगी। लिमिटेड कहने का मतलब है अगर उनका हम प्रयोग जब करते हैं तो प्रयोग करते करते वो समाप्ति की तरफ भी बढ़ते हैं, है ना। तो लिमिटेड है, लिमिटेड होने का मतलब यहाँ ये है कि उन संसाधनों का सीमित होने के बाद उन संसाधनों का हमें ठीक तरीके से आवंटन करना होगा। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया में ये 2 केंद्रीय समस्याएं होती हैं। एक तो संसाधनों का अभाव रहता है और संसाधनों का उचित आवंटन कैसे किया जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, उत्पादन के कितने कारक हैं। अभी हमने बात की थी उत्पादन के 4 कारक हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछा हुआ है। आगे देखिए, भारत में उत्पादन के कारकों की स्थिति जान लेते हैं। अब हमने देखा किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का अभाव होता है और संसाधनों का उचित आवंटन करना होता है। संसाधनों का अब देखेंगे भारत में किस किस चीज़ की उपलब्धता है। भारत में यदि हम देखें भूमि, अगर हम अपने देश में देखें भूमि पर्याप्त है हमारे पास में। श्रम की अगर आप देखें, श्रम भी हमारे पास काम करने वाले जो लोगों की उपलब्धता है वो बहुत ज़्यादा है, आवश्यकता से भी ज़्यादा लोग हैं, यानी बेरोजगारी हैं, खाली हैं एक तरीके से। पूंजी अगर आप देखें, पूंजी का भी इसमें आप अभाव या कमी कह सकते हैं। उद्यमशीलता की भी हमारे देश में यहाँ पर कमी है। तो ये हमारे भारत में जो उत्पादन के कारक संसाधनों की स्थिति इस प्रकार से है। सेशन आपको यदि पसंद आ रहा है तो इनको लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। आइए, एक सवाल ऐसे पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, सूची ए से उत्पादन के साधनों और सूची बी से पुरस्कारों के साथ मिलान करें। यानी यहाँ पर जो उत्पादन है, ठीक, उत्पादन के जो साधन हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, उत्पादन के साधन ये रहे और उत्पादनों के साधन से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा वो यहाँ पर इधर दिए हुए हैं। उत्पादन के साधन से आपको क्या पुरस्कार मिल रहा है। तो देखो, भूमि उत्पादन के लिए कोई व्यक्ति है, अगर मान लो कोई पेन का उत्पादन करना चाहता है तो उसको या तो भूमि खरीदनी पड़ेगी किसी क्षेत्र में या उसको रेंट पर लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा एक तरीके से लगान हम कह सकते हैं। ठीक, पूंजी लगान, उसमें हम कह सकते हैं लगान। इसके अलावा जो श्रम है, अगर हम इसमें श्रम या लेबर को लगाएंगे तो लेबर जब उसमें कार्य करेगी तो लेबर को एक तरीके से पुरस्कार के रूप में क्या मिलेगा, लेबर को एक तरीके से उसकी मजदूरी मिलेगी। ठीक है, उसकी मजदूरी मिलेगी। पूंजी जब आप लगाएंगे तो उस पूंजी से आप क्या मिलेंगे, क्या हासिल करेंगे, ब्याज हासिल करेंगे। ठीक है, और जो पूरा ओवरऑल संगठन होगा जो इस कार्य में लगा होगा वो क्या कमाएगा, पूरा प्रॉफिट। ठीक है, उसको लाभ होगा। तो इस प्रकार से भी ये मैच करने के लिए आपको पूछा हुआ था प्रश्न। एक सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ लिया, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्य और सीमित संसाधनों के बीच के संबंध के रूप में करता है जिनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। ये कथन किसने दिया था, ये कथन रॉबिन्स के द्वारा दिया हुआ था। ठीक है, डायरेक्टली कथन पूछ लेता है आपसे।
अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में बात करेंगे, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो रैगनर फ्रिश्क हैं, इन्होंने इकोनॉमिक्स को दो शाखाओं में डिवाइड किया है। एक है समष्टि अर्थशास्त्र, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एक है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इस पर एक क्वेश्चन आया, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द पहली बार 1933 में एक नॉर्वेजियन अर्थशास्त्री हुए हैं, इन्हीं का नाम है फ्रिस्क या रैगनर फ्रिक्स, इन्होंने दिया था। ठीक है, इसके अलावा जो जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, ठीक है, कीन्स के नाम से भी याद रख सकते हैं, इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, जनक अब हम यहाँ डिवाइड कर लेंगे, जैसे ब्रांचेस हुई तो वैसे ही जनक भी। तो मेनार्ड कीन्स को या जॉन मेनार्ड कीन्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक या फादर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न प्रीवियस ईयर में मिला हमको इस तरह से, यहाँ से इसी वाले टॉपिक से, अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में एक तो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें किसने वर्गीकरण किया था? केन्स ने नहीं किया था, फ्रिस्क ने किया था, ये फ्रिस्क ने किया था। आगे बात करते हैं। देखिए, अब समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं। समष्टि का मतलब होता है सब कुछ, संपूर्ण या पूरा क्षेत्र, एक तरीके से संपूर्ण क्षेत्र, वृहद क्षेत्र को बोलते हैं। जब भी हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो किसी भी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की ही हम बात करेंगे। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक व्यवहार, क्रियाओं, समस्याओं का अध्ययन इसमें करेंगे। इसमें जैसे अगर हम देखें तो व्यापक रूप में जैसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम पूरे क्षेत्र की, पूरे देश की हो जाएगी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ब्याज दरें, विनिमय दरें, सरकार की व्यय और कर नीति, मौद्रिक नीति, ये सब इसमें हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इनका ध्यान रखिएगा, इन्हीं का आपको प्रश्न बना करके पूछता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के उद्देश्य क्या हैं, इसको देखें। आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, बेरोजगारी को कम करना, संतुलित भुगतान और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना देश में। देखो, इसमें सवाल पूछा गया कि बेरोजगारी का अध्ययन निम्न में से किस अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बेरोजगारी का अध्ययन यदि हम बात करें, या मुद्रास्फीति का, या जीडीपी का, नेशनल इनकम का, हम वो समष्टि अर्थशास्त्र में ही करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में ही करते हैं। एक और ध्यान रखिएगा, जो समष्टि अर्थशास्त्र है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेशनल इनकम के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे चलें, समष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है? इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया गया, सिंपली आय का सिद्धांत या राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। एक और प्रश्न आया, समष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक या जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो ये हैं कीन्स को हम जानते हैं, कीन्स। अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा है जो समग्र अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है, पूरी होल क्षेत्र पर? तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, अब यहाँ पर एक सवाल और करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है? संसाधनों की बेरोजगारी के पीछे के कारण, कुल उत्पादन का निर्धारण। ये इसमें दोनों ही कारण ठीक रहेंगे। आगे देखेंगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं या माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, इसमें से बहुत कम ही जानना है, जितना आप यहाँ पर ओवरव्यू ले लेंगे उतने में से ही प्रश्न यहाँ से बन जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र ये अर्थशास्त्र की दूसरी शाखा है जो व्यक्तियों और उद्योगों के कार्यों पर केंद्रित होती है। अगर हम देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे होल कंट्री की, पूरे संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, लेकिन सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी एक कंपनी या किसी एक औद्योगिक इकाई के बारे में सिर्फ बात करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म का मतलब छोटा या कम। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यक्तिगत इकाइयों, जैसे कोई उपभोक्ता है या कोई उत्पादक है, कोई एक फर्म है, या बाजार मार्केट के व्यवहार और उनके बीच के संसाधनों के वितरण के बारे में बात करती है। ठीक है, सिंपल, इतना सही है। तो इसमें अल्फ्रेड मार्शल जो हैं, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो इसमें हम क्या क्या अध्ययन करते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत? हम यहाँ मांग यानी डिमांड, सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन और जो कंज्यूमर बिहेवियर हैं, ये सब जो है इसका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो उपभोक्ता सिद्धांत है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपभोक्ता सिद्धांत को जो है फॉलो किया जाता है। अगर हम उसमें देख रहे थे समष्टि अर्थशास्त्र में, तो उसमें राष्ट्रीय आय का सिद्धांत या सिंपली आय का सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इसमें उत्पादन सिद्धांत, उपभोक्ता सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत किस में आएंगे? नाम ध्यान रख लीजिएगा बस आप, ये आते हैं आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र में। मांग का मतलब, डिमांड का मतलब है कोई भी उपभोक्ता आप में जो वस्तु को यूज़ करने वाले हैं, तो उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा की कितनी मात्रा खरीदना चाहता है, ये डिमांड कहलाती है।
यानी मार्केट में कितने लोग किसी वस्तु की इच्छा रखते हैं उसको खरीदने की। उत्पादक, आपूर्ति किसको कहते हैं? उत्पादक जो बना रहा है चीज़ों को, किसी वस्तु की जो सप्लाई है वो आपूर्ति है, या कितनी मात्रा में वो जो है देने को तैयार है उसको, या कितनी मात्रा वो बाजार में उसको रिलीज कर रहा है। मूल्य निर्धारण क्या होता है? बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमतें तय होती हैं। उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता सीमित आय में अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूर्ति करते हैं, ये सब सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगे। किसी इंडिविजुअल पर ये एक तरीके से क्या चल रहा है? अध्ययन चल रहा है। तो इसका उद्देश्य संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करता है, व्यक्तिगत निर्णयों के आर्थिक प्रभाव को समझता है, छोटे स्तर पर आर्थिक निर्णयों को लेने की एक तरीके से नीति निर्माण में ये सहायक होता है। तो देखो इसमें एक अंतर देख लेते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मांग, आपूर्ति, कीमत आदि का अध्ययन। राष्ट्रीय आय, इसमें अगर देखें राष्ट्रीय आय, जीडीपी, मुद्रास्फीति आदि का इसमें जो है एक तरीके से आकलन अध्ययन रहता है। आगे चलें तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र नीचे से ऊपर की तरफ ही चलता है और ये समष्टि ये ऊपर से नीचे की तरफ। इस पर देखो प्रश्न कैसे पूछा गया। डैश को उपभोक्ताओं, संसाधन मालिकों, फर्मों जैसी व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयों के व्यवहार में अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया। कौन सा इसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या भी कहा जाता है? इसको एक अन्य नाम भी है इसका, मूल्य सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्राइस भी है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो मांग जैसी एकल आर्थिक चर का निर्णय लेना। तो अभी हमने देखा डिमांड, सप्लाई आदि, ये सब इसमें आ गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स निम्नलिखित में से कौन सा क्रम व्यावसायिक इकाइयों के आंतरिक मामलों के संबंध में सही है? तो इसमें यदि हम बात करें, देखिए इसमें क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ये पहले पता गया था, और कैसे उत्पादन करना है, कैसे उत्पाद का मूल्य निर्धारित करना है, ये किस में आती है? ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। यानी डिमांड, सप्लाई, ये सब इसमें ही हम कैलकुलेट करते हैं। ये उन्हीं को एक्सप्लोर करके क्वेश्चन में डाल दिया है। कौन है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में है? अल्फ्रेड मार्शल हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर में यहाँ से कनेक्ट हो रहे थे, ये पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ ले लिए, और आगामी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा इसको। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।